सहकर्मक क्रिया के भेद तीन होते हैं। पहला पूर्ण एक कर्मक क्रिया, दूसरा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और तीसरा अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले पूर्ण एक कर्मक क्रिया में, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसमें जो पढ़ना ये क्रिया है, इसका कर्म है पुस्तक, इसका कर्म है पुस्तक। यानी जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म होता है उन्हें पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। दूसरी है पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं। वाक्य में जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे सीता ने गीता को पुस्तक दी, तो इसमें गीता को एक कर्म और पुस्तक दो कर्म, दी ये क्रिया है, क्रिया के दो कर्म है, इसलिए इसमें पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। तीसरा है अपूर्ण सहकर्मक क्रियाएं, जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूर्व शब्द की आवश्यकता बनी रहती है। अर्थ यानी इसके बिना अर्थ अधूरा या अपूर्ण रहता है। जैसे हरि रवि को मूर्ख समझता है, इस वाक्य में रवि को ये कर्म है और इसके साथ में ये मूर्ख शब्द है, इसके बिना ये वाक्य है अपूर्ण सा प्रतीत होता है। अब अपन अकर्मक और सहकर्मक क्रिया को पहचानने का नियम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है कि अकर्मक और सहकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के पहले क्या अथवा किसको लगा दिया जाए, और यदि उत्तर में कुछ आता है तो क्रिया सहकर्मक, और उत्तर अगर नकारात्मक आता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे हर्षा रोती है, हर्षा रोती है, ये रोती क्रिया है। तो अब क्या अथवा किसको, ये दो शब्द अपन लगाकर देखेंगे। तो हर्षा क्या रोती है, उत्तर नकारात्मक, यानी कुछ ही उत्तर नहीं है। और हर्षा किसको रोती है तो भी उत्तर नकारात्मक ही आ रहा है, इसलिए इसमें क्रिया अकर्मक क्रिया है। और दूसरा उदाहरण इसी में लेते हैं, हर्षा दूध पीती है, हर्षा दूध पीती है। इसमें अगर हम क्या अथवा किसको लगाएंगे तो हर्षा किसको पीती है, उत्तर में आ रहा है दूध को, हर्षा किसको पीती है, दूध को। और दूसरा अगर किसको लगाएंगे या क्या लगाएंगे, हर्षा क्या पीती है तो दूध पीती है। तो दोनों में ही उत्तर हाँ में आ रहा है, इसलिए सहकर्मक क्रिया है। इससे आगे अपन पढ़ते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है, यानी मुख्य क्रिया कार्य के करने या होने का बोध एक ही पद में कराए, एक ही पद में कराने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे श्रुति ने पत्र पढ़ा, श्रुति ने पत्र पढ़ा। मधु गई। तीसरा उदाहरण देखते हैं, विवेक हंसा। तो
तो इनमें पढ़ना, गई, हंसा, ये क्रियाएं हैं। ये कर्ता के मुख्य व्यापार को प्रकट कर रही है। श्रुति ने पत्थर पढ़ा, तो ये पत्थर पढ़ने का काम कर रही है। मधु जाने का काम कर रही है। विवेक हंसने का काम कर रहा है। अब मुख्य क्रिया का निर्धारण कैसे होता है? यह है कि वहां जहां पर कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखने से पता चल जाता है कि मुख्य क्रिया किसमें है। दूसरा कि क्रियापद के अर्थ को देखकर हम पता कर सकते हैं। तीसरा, मुख्य क्रिया अन्य क्रियाओं से पहले आती है। और चौथा, सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के बाद में आती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। माधव स्कूल से, यानी माधव स्कूल से चल चुका है। माधव स्कूल से चल चुका है। इसमें दो क्रियाएं, एक तो चल और एक चुका, तो दो क्रियाएं हैं। इसमें ये जो पहले क्रिया आई है यह मुख्य क्रिया है। पहले क्रिया आई है वह मुख्य क्रिया है, यानी अन्य क्रियापदों से पहले आई है। तो चल क्रिया की मुख्य क्रिया हो जाएगी। चल जो शब्द है यह मुख्य क्रिया हो जाएगी। इससे आगे अपन देखते हैं तो आती है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं, और सहायक क्रिया में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली सहायक क्रिया में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे बरखा ने चित्र बनाया था। बरखा ने चित्र बनाया था, तो इसमें बनाया था जो था शब्द है यह काल सूचक है, यानी समय का बोध करा रहे हैं। यानी चित्र कब बनाया था, तो इसमें मुख्य क्रिया की सहायता हो रही है।